फर्स्ट डे मेरा कर्तव्य पथ पे जब मैंने पैर रखा था तो वो एक अंदर से बिल्कुल अलग फील थी। आंखों में आंसू भी आए थे कि हरियाणा की लड़कियां हैं वो बढ़ रही हैं, मोटिवेट हो रही है। अगर उन्हें कोई एक थोड़ी सी भी लीड मिल जाती है ना तो फिर वो पीछे नहीं हटती। जैसे कि बार बार वो रिमाइंड आता था और उसकी वजह से ही हम एक जैसा चल पाते हैं। जो वो रिपब्लिक डे पे मेन थी वो यही थी कि एनएसएस कंटिंजेंट दाहिने देख एक खाली एक सामने से स्टाइल मार्च तेज चल में मोस्टली में हर एक में नारी शक्ति ही रिप्रेजेंट कर रही थी, वही उन्होंने ही कमांड करी है। ऐसा नॉर्मली आज तक हुआ नहीं है। मेरा नाम दक्षता गुलिया है और मैं बाड़सा से हूँ। मेरे गांव का नाम बाड़सा है और जो मेरा कॉलेज है वो झज्जर में है जिसका नाम सियासते है, जो कि एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक से एफिलिएटेड है। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं सीआरए कॉलेज सोनीपत से हूँ जो कि एफिलेटेड है एमडीयू यूनिवर्सिटी से। जी, जैसे कि जो हम कर्तव्य पथ पे चले उसके सिलेक्शन के 4 क्राइटेरिया हैं। 4 कैटेगरी में सिलेक्शन होता है, पहले कॉलेज लेवल, फिर यूनिवर्सिटी लेवल, फिर स्टेट लेवल और फिर प्री-आरडी का कैंप। और उसमें से लास्ट में यहाँ से 200 लड़कियों में से 8 लड़कियाँ सिलेक्ट होके गई थी आरडी कैंप में। और जो शेड्यूल था वो बहुत टाइट था और कैंप का पूरा शेड्यूल और सब अलग था जो नॉर्मल कैंप्स होता है उनसे। वहाँ प्री आरडी में तो हमें 5 बजे उठना रहता था। वहाँ पे तो 4.5-5 घंटे की परेड होती थी, एकेडमिक सेशंस वगैरह होते थे, शाम को कल्चरल होता था, तो शेड्यूल तो टाइट था ही। आरडी में और ज़्यादा टाइट था क्योंकि वहाँ हमें डेली 3 बजे उठना रहता था और जो रिहर्सल्स जिस दिन रिहर्सल होती थी उस दिन 2 बजे उठना रहता था और रात को 11-12 बजे सोते थे। और फिर मतलब जब कर्तव्य पथ पे चले, कर्तव्य पथ पे रिहर्सल शुरू हुई थी हमारी 15 से, सुबह 4 बजे वहाँ पहुँचना होता था। वहाँ पहुँच के जो वहाँ की एनवायरनमेंट था, मतलब वो कर्तव्य पथ अपने आप में ही जोश भर देता था। अपने आप में ही जो इतनी लड़कियों को मौका नहीं मिला वो सोच सोच के और जोश आता था कि और अच्छी परेड करें हम। और जो आर्मी थे, नेवी थी, उनका कंटिजेंट चलता था, उन्हें देख देख के एक अलग ही माहौल मिलता था जो कि और अच्छी परेड करने का इंस्पिरेशन देती थी। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। जब हमारा यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हुआ उसमें भी काफ़ी सारी लड़कियां आई थी, जिसमें से सिर्फ 36 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी। जब हम हिसार स्टेट सिलेक्शन के लिए गए वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी आई थी, उन सब यूनिवर्सिटी में से फिर 36 ही लड़कियां सेलेक्ट हुई। लेकिन जब प्री आरडी में गए थे 10 दिन का कैंप, जिसमें हमारी 7 दिन ट्रेनिंग कराई गई थी, जिसमें हमें सब कुछ सिखाया गया था, लेकिन जो लास्ट के 2 दिन थे ट्रायल के वो बहुत ही अलग थे। बहुत, जिसमें हमें हमारा इंटरव्यू भी हुआ था, जिसके अंदर हमारा कल्चरल भी हुआ था, जिसमें हमारा ड्रिल टेस्ट भी हुआ था। ये सब कुछ क्रॉस करते हुए उसमें से हरियाणा की 8 लड़कियां और पूरे प्री आरडी में 200 में से 40 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी, जो कि बहुत ही एनकरेज करा था मुझे कि फाइनली सिलेक्शन हुआ। लेकिन फिर जब आरडी गए वो बहुत ही अलग था, सब कुछ बहुत अलग गया। सुबह उठना, उसके लिए तैयार होना। जब फर्स्ट डे मेरा कर्तव्य पथ पे जब मैंने पैर रखा था तो वो एक अंदर से बिल्कुल अलग फील थी। आंखों में आंसू भी आए थे कि फाइनली कर्तव्य पथ पे आने का मौका मिला, क्योंकि मेरे बचपन का ड्रीम था कर्तव्य पथ पे चलने का। जब उस पर चले, जब उस पर प्रैक्टिस करी, हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर ने इतनी प्रैक्टिस कराई हमारी, तो उस टाइम पे सिर्फ 26 जनवरी के लिए एक ही चीज़ थी कि सब अच्छे से हो जाए, सब अच्छे से चलें। लेकिन आखिरी में आके जब हम 26 को चले थे तो उस टाइम पे तो बहुत अलग ही हो गया था सब कुछ। और जब हम पूरा कंप्लीट हुआ, जब कंप्लीट होने के बाद भी हमारा पूरा कंटीजेंट के आंखों में आंसू थे कि फाइनली बहुत ही अच्छे से हमने कंप्लीट किया और हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और आखिरी में जब क्लोजिंग सेरेमनी पे जब हमारे कैंप डायरेक्टरेट ने हमारी तारीफ़ करी, जब हम प्रेसिडेंट से मिले, वाइस प्रेसिडेंट से मिले, वो एक ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ लाइफ में अचीव किया है, कोई छोटी चीज़ नहीं थी ये। जब प्राइम मिनिस्टर ने हमें बधाई दी, जब हमें अनुराग ठाकुर सर ने बधाई दी, तो वो सारी चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी थी, ऑनर फील हो रहा था। और जब वापस आए तो हमारे यहाँ पे पेरेंट्स ने स्वागत किया, जैसे उससे ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ किया है। एनसीसी का जो कंटिजेंट होता है वो अलग होता है और एनएसएस का जो कंटिजेंट होता है वो अलग होता है। एनसीसी में तो उनका जो क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का वो भी अलग होता है, उनके तीनों विंग्स पार्ट कर लेते हैं हाइट वाइज और सब। लेकिन एनएसएस में इस चीज़ में थोड़ी डील दी गई है कि एनएसएस में हाइट का भी इतना कुछ नहीं होता
और सेकंड चीज़ एक पर्टिकुलर एवरेज हाइट ली जाती है। और दूसरी चीज़ एनएसएस में क्या है कि जो बच्चे कल्चरल में पार्ट लेंगे, जैसे पीएम हाउस और प्रेसिडेंट हाउस में परफॉर्म करना होता है, वो परेड में भी पार्ट ले सकते हैं। ये थोड़ा लीनियंसी थी, जबकि एनसीसी में ये चीज़ नहीं होती। जो केवल परेड में है वो परेड में ही रहेंगे और जो कल्चरल में है वो सिर्फ कल्चरल में ही रहेंगे। हम सोसाइटी के लिए ड्राइव करते हैं, जैसे जो क्लीनिनेस ड्राइव होती है वो हमारे थ्रू करी जाती है, जो हमारे सोसाइटी के लिए अच्छे काम करे जाते हैं। हम सारे जो बच्चे होते हैं, जैसे मैंने पर्सनली जो बच्चे हैं अडॉप्ट करे हुए हैं 12 बच्चे, जिनको मैं फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, स्टेशनरी, जो भी उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो सारी मैं प्रोवाइड करती हूँ एज ए एनएसएस वॉलंटियर। सोनीपत में ही हैं, हमारे सोनीपत में बस्तियाँ भी हैं, उसमें से 3 बस्ती मैंने अडॉप्ट करी हुई हैं। वहाँ पर भी जो भी उन्हें प्रोवाइड करना होता है वो सब मैं प्रोवाइड करती हूँ। हाँ, अपने कॉलेज के बच्चों को, सब वॉलंटियर्स को भी वहाँ लेकर जाती हूँ, वहाँ पे अवेयरनेस करवाते कि क्लीन रखो अपने सब जगहों को। वहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको अवेयर करते हैं क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए, उनको सैनिटरी पैड्स, ये सब चीज़ें एनएसएस वॉलंटियर प्रोवाइड कराते हैं। सर एनएसएस का जो मेन वो चीज़ है वो सर्विस ही है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी नेशनल सर्विस स्कीम है। और मैंने भी अपने कॉलेज लेवल पे भी और वैसे भी जैसे प्लांटेशन ड्राइव होती हैं, रैलीज़ होती हैं, और जैसे बस्तियाँ और विलेज वगैरह अडॉप्ट करने होते हैं वो भी करे। वो सर्वेज़ लिए कि जैसे सर्वे कि कौन जितना ऑनलाइन है और कौन ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करता है, ये सब इन पे अवेयरनेस फैलाई। और जैसे वोटिंग में भी कि जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको रजिस्टर्ड कराया। और जैसे अगर मुझे नॉर्मल भी जैसे बच्चे दिख जाते हैं छोटे छोटे, जैसे वो भीख वगैरह मांगते हैं, तो उनके घर पे जाके कि आप क्यों नहीं इन्हें पढ़ा रहे, अपने पेरेंट्स के साथ जाके उनका स्कूल, सरकारी स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल कराए वो। तो ये सारी चीज़ एनएसएस के अंडर आती है जो कि हम करते हैं। और कॉलेज लेवल से भी थोड़ी हेल्प मिल जाती है क्योंकि वो साथ होते हैं। तो वो चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा था कि फाइनली जब वो सब दस्ते चल रहे थे उसमें एक अलग रोंगटे खड़े हुए थे। और जिस हिसाब से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि 2047 में हम और भी ज़्यादा डेवलप होंगे, और भी ज़्यादा सब कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, जैसे लड़कियों को हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और एक इक्वालिटी आ रही है। सबसे अच्छी चीज़ ये लगी थी मुझे कि इक्वालिटी फाइनली आ रही है। तो वहाँ पे मेन कमांड दी थी वो एक सिक्किम की थी, उन्होंने दी थी। और जो कमांड थी वो थी एनएसएस कंटिजेंट दाई, ऐसे जैसे वैसे तो बहुत सारी थी, लेकिन जो वो रिपब्लिक डे पे मेन थी वो यही थी कि एनएसएस कंटिजेंट दाइने देख एक खाली एक, जो सैल्यूट के टाइम पे देनी होती है वो। जी, क्योंकि जिस टाइम बोला था उस टाइम पे हमें हील डिग करके राष्ट्रपति जी को सैल्यूट मारना था और ऐसे देखना था कि बिल्कुल जोश भरी आंखों से उन्हें ही देखना था, जब तक सामने देख के कमांड नहीं आती थी। जो हमारा प्रीआरडी सिलेक्शन था उसमें हमें 7 दिन के लिए एक दस्ते में, मतलब ये नहीं होता वहाँ पे इंडिविजुअल ड्रिल नहीं दिखानी होती है, हमें सिखाया ही ये जाता है कि कान तक हाथ जाएंगे और पीछे जितना स्विंग जा सके उतना, शोल्डर लेवल से अबव ही रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा मेन फोकस इसी पे ही किया जाता है। और जब हमारा आरडी सिलेक्शन हुआ, जब हम आरडी में गए तो वहाँ पे हमारी पूरा 1 महीना इसी चीज़ पे ही फोकस किया जाता है कि जब हमें सिखाया गया था कि 10 कैमरा एंगल से तुम्हें देखा जाएगा, अब तुम्हें अच्छा दिखना है तो सब साथ में ही करना, सब साथ में ही चलना। जब हमारे पहले जब कर्तव्य पथ पे हम 15 से चलना शुरू हुए थे, वहाँ पे ड्रिल इंस्ट्रक्टर की सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता था कि कान तक हाथ रखो, पीछे स्विंग, कान तक हाथ, पीछे स्विंग, जैसे कि बार बार वो रिमाइंड आता था और उसकी वजह से ही हम एक जैसा चल पाते हैं। आरडी में तो 7.5 से 8 घंटे डेली का ड्रिल था और शाम को कल्चरल होता था। सुबह योगा सेशन के बाद 9 बजे से और 5:30 बजे तक हमारी ड्रिल होती थी, बस बीच में एक लंच का टाइम मिलता था। हाँ जी, कदम ताल, दौड़ कदम ताल, वो तो वार्म अप, और अगर पनिशमेंट भी, रगड़ा भी होता था। नहीं रगड़ा, डंडे लगे थे। सर मुझे लगता है कि जैसे अब हम आरडी लगा के, और जो ये ईयर है ये वैसे ही नारी सशक्तिकरण के लिए है, तो मैं अपने गांव से और अपने डिस्ट्रिक्ट से भी पहली थी जो आरडी कैंप लगा के आई हूँ। तो और इससे मेरे कॉलेज में भी और मेरे गांव में भी बहुत सारी लड़कियां मोटिवेट हुई हैं।
पूछ रही हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं। और ऐसे हमें देख देख के भी, जैसे मेरे पेरेंट्स भी दोनों टीचर हैं, तो हम जितना मोटिवेट कर सकते हैं कि पढ़ो पढ़ो, और जैसे कि ये पहले ही एज से पहले ही शादी कराना, इन सबको रोकना। तो मतलब आज के टाइम पे जो हरियाणा की लड़कियां हैं वो बढ़ रही हैं, मोटिवेट हो रही है। अगर उन्हें कोई एक थोड़ी सी भी लीड मिल जाती है ना, तो फिर वो पीछे नहीं हटती। जो हमारे आज की नारी चल रही है, जो आज की हरियाणा की लड़कियां चल रही हैं, वो मेडल भी ला रही हैं, वो टीचर भी बन रही हैं। पहले के टाइम पे ऐसे नहीं था, पहले की रेशो भी हमारी बहुत ही कम थी लड़कियों की, लेकिन फिलहाल में वो रेशो भी ठीक होती जा रही है। और जैसे जैसे फैमिली से भी अगर एक लड़की भी आगे बढ़ रही है तो वो अपनी बहनों को लेके आ रही है आगे। ऐसे नहीं है कि बस एक ही आगे बढ़ गई तो ख़त्म, नहीं। जैसे मैं हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मैं अपनी बहनों को भी बहुत सपोर्ट करती हूँ कि आगे आओ, इन फ्रंट में आओ, मेडल्स लेके आओ। अगर वो एक मेडल भी लाते हैं उसे भी हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, जिससे उन्हें और भी ज़्यादा अच्छा लगे कि आगे बढ़ना है। और जैसे हम हमारे कॉलेज में भी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लेक्चर्स वगैरह ये सब प्रोवाइड कराते हैं, उनको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं कि आगे बढ़ो, डरो मत। सबसे मेन है कि कॉन्फिडेंस लेकर आओ, जिसके लिए हम बहुत कुछ ड्राइव भी प्लान करते रहते सर मैं तो एक IAS ऑफिसर यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ। हाँ जी, क्योंकि ये भी एक था, क्योंकि मैं, जैसे मेरा बर्थडे भी 26 जनवरी का ही है, और तो हर साल मैं टीवी में देखती थी परेड, लेकिन मेरे से मन करता था कि हाँ भाई मैं भी एक दिन चलूँ। और ये ऐसे चलने के बाद तो जैसे जो कैंप होता है वो डिसिप्लिन पंचुअलिटी ये चीज़ सिखाता है, और RD कैंप से भी ये डिसिप्लिन पंचुअलिटी सीखने के बाद जो एक शेड्यूल है उसमें अपने आप ही चेंज आ गया। तो और ये अपने जो मेरा करियर है उसके लिए मुझे और डिसिप्लिन बना देगा। मेरा एम ही लेफ्टिनेंट बनना है, मुझे जाना ही आर्मी में है, और आर्मी के लिए कर्तव्य पथ पे चलना सबसे बड़ी बात होती है। तो सबसे मतलब टर्निंग पॉइंट हाँ मेरा 8 साल की उम्र में था, जब मैं देखती थी कर्तव्य पथ पे चलते हुए, और मेरे बड़े पापा ने कहा था कि मैं चाहता हूँ यहाँ चले। तो एक तरीके से उसी दिन से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी कि हाँ चलना है। लेकिन फाइनली जब मैं RD चली हूँ तो ये मेरा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक अलग रिस्पेक्ट आई है जब वहाँ पे इतने कंटीजेंट को देखा, आर्मी के कंटीजेंट को देखते हुए चलते हुए देखा, BSF को, CRPF को, तो वो यूनिफॉर्म देख के एक अलग ही जोश आया था कि हाँ अब मैं NSS में तो चल चुकी हूँ, बट अब मुझे एज अ आर्मी में भी यहाँ पे भी चलना है दोबारा फिर से। तो एक वो चीज़ आई है मेरे अंदर कि यहाँ चल लिया, NSS में चल लिया, अब आर्मी की तरफ से भी चलना है। सेल्फ डिफेंस पे सबसे ज़्यादा, जिसके लिए मैंने अपने पहले भी एक ड्राइव चलाई है, 1 हफ्ते की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई थी। लेकिन हाँ मैं कॉलेज में जाकर दोबारा फिर से 1 मंथ टाइप की, जिसमें हमें सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा जाए, ऐसे करके एक मेरे को मतलब लगता है कि हाँ सेल्फ डिफेंस सबसे ज़्यादा मेन है। क्योंकि राह चलते भी बहुत लोग टोंट करते हैं, चाहे वो कितना ही हमारा अपग्रेडेशन हो जाए, बट आज भी है वो चीज़, वो मैं खुद पर्सनली भी फील करती हूँ बस में जाते हुए। तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस लाना है तो वो सेल्फ डिफेंस से आ जाएगा। जो भी है पढ़ाई वो करेंगी, अगर उनको अपनी लाइफ अच्छे से करनी है, उसके लिए हम मोटिवेशनल कितना ही बोल ले, जब तक अंदर से आएगा तब तक वो नहीं होगा। बट हाँ सेल्फ डिफेंस हमें सिखाना पड़ता है। सर मेरा मानना है कि जो इसका बेस है ना वो सोसाइटी अपने घर से क्रिएट होता है। जैसे हरियाणा है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी का वो है। अगर लड़कियों को स्टार्टिंग से ही उन्हें फ्रीडम दी जाए, उन्हें बोला जाए कि अगर हाँ भी तुम्हारे साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे नीडर उस पर फोकस करें, मतलब कि नीडर उस पर अटैक करे, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर फैमिली से इतना सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि लड़कियां अगर ऐसा कुछ होता है तो वो ये सोचते हैं कि सोसाइटी क्या सोचेगी, परिवार क्या सोचेगा। अगर परिवार से ही ऐसा सपोर्ट आ जाए, वो पेट्रियार्कल सोसाइटी थोड़ी कम हो जाए, जो वो होता है कि पुरुष प्रधान समाज है, वो उस चीज़ से अगर वो उस मानसिकता से हट जाए ना, तो वो अपने आप ही उस पर अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकते। जब ये कमांड पूरी आती है तो एक अलग, जब हमारे में ऐसे होता है कि जब परेड बोलना होता है ना, तो आवर शोल्डर शुड बी बैक एंड चिन अप। सो व्हेन द जैसे पूरा आता है ना परेड, तो परेड होते जब वो एक आता है ना जोश की अब चलना है, तो जब वो बोलते हैं ना चल, तो वो हील्ड मार्च करते हुए सबसे अच्छी, मुझे सबसे प्यारी कमांड ही यही लगती है जब हमें चलना शुरू होता है। वो परेड वार्निंग होती है कि अब अपना स्ट्रेट हो जाओ, बैक स्ट्रेट करो, शोल्डर स्ट्रेट, चिन अप, ये सब, चेस्ट अप, चिन अप। सर मैं बाड़सा से हूँ, जो कि झज्जर का लास्ट विलेज है, और गुड़गांव और दिल्ली NCR शुरू हो जाता है वहाँ से। मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर हैं,
गवर्नमेंट टीचर थे, लेकिन पापा की अब जॉब हट गई क्योंकि जब पीटीआई हटे थे ना हरियाणा के, तब उनमें अटके थे। अब तो खेती बाड़ी करते हैं क्योंकि खेत वगैरह है हमारे, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ इसलिए। मम्मी टीचर है। मैं सोनीपत, मेन सोनीपत से ही हूँ। मेरे पापा पुलिस में हैं, सुनारिया जेल, और मेरी मम्मी हाउस मेकर है। थैंक यू। थैंक यू सर।